हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक और न्यू लेक्चर के साथ। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फाइलम पोरिफेरा के बारे में। किंगडम एनीमिलिया का ये जो फर्स्ट फाइलम है, फाइलम पोरिफेरा, इसकी जनरल कैरेक्टर्स, बॉडी स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन, इसके अलावा इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और बॉडी के सिस्टम्स यहाँ पर हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें फाइलम पोरिफेरा, तो फाइलम पोरिफेरा को पोरिफेरा इसलिए कहा जाता है कि दरअसल जब हम इनकी बॉडी देखते हैं, तो अगर ये एनिमल आपको इस तरह का जो नजर आएगा, इनकी बॉडी में इस तरह के स्ट्रक्चर है और छोटे छोटे यहाँ पर पोर्स लगे होते हैं। इनकी बॉडी में क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स मौजूद है। इनकी बॉडी में मौजूद है पोर्स या होल्स मौजूद होते हैं और एक बड़ा सा पोर, ये बड़ा पोर होता है, ठीक है। तो पोर्स होने की वजह से इनको कहा जाता है पोरिफेरा। पोरी मीन्स पोर, तो पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं। तो पोरिफेरा फाइलम के अंदर जो मोस्टली एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी के अंदर इस तरह के पोर्स बने होते हैं, होल्स, इसलिए इनको कहते हैं पोरिफेरा। फाइलम पोरिफेरा की अगर बात करें तो ये किस किंगडम से बिलोंग करता है? सबसे पहले तो किंगडम एनीमिलिया से बिलोंग करता है। फिर किंगडम एनीमिलिया की जो सब किंगडम है या दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप जिसको कहते हैं पेराजुआ और दूसरे ग्रुप का नाम है यूमेटाजुआ, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो किंगडम सब किंगडम जो पेराजुआ, इसका मतलब है कि इसमें टिश्यू ऑर्गेनाइज नहीं होती। तो फाइलम पोरिफेरा के अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइज नहीं होती। लेक फ्लू टिश्यू, इनके अंदर टिश्यू मौजूद नहीं होते। लेक फ्लू टिश्यू ऑर्गेनाइज, इनके अंदर टिश्यू नहीं हो जाए, टिश्यू नहीं होंगे तो इस वजह से इनको कहते हैं पेराजुआ ग्रुप के अंदर रखा हुआ है। और दूसरे रिमेनिंग जो फाइलम है उनको कंसीडर किया जाता है यूमेटाजुआ के अंदर, क्योंकि उनके अंदर टिश्यू मौजूद है। तो फाइलम पोरिफेरा को किस सब किंगडम में रखा हुआ है, किस ग्रुप में रखा हुआ है? पेराजुआ के, इसमें टिश्यू मौजूद नहीं है। अब अगर हम बात करें फाइलम पोरिफेरा को, अगर बात करें तो इनको स्पंज भी कहा जाता है। कॉमनली इनको क्या कहा जाता है? स्पंज। और उसके अलावा इनकी बॉडी जो है, इनके अंदर पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू पानी इंटर होता है। तो इनकी बॉडी में पोर्स के थ्रू पानी जब इंटर होता है तो इसके साथ साथ ये फूड पार्टिकल्स को भी इंटर करते हैं, और फूड जो इसके अंदर इंटर होता है पानी का, ये उसको डाइजेस्ट कर देते हैं और बाकी जो पानी बचता है उसको ये बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इस वजह से इनको एक और नाम दिया जाता है, एक्वाटिक फिल्टर फीडर कहा जाता है। एक्वाटिक फिल्टर फीडर का मतलब है कि ये अपनी बॉडी के अंदर आसपास का जो पानी है उसको बॉडी के अंदर ले लेते हैं। तो उस पानी के अंदर जो भी चीजें होती हैं, जो इनकी न्यूट्रिशन है, ये उसको ले लेते हैं और पानी को साफ करके वापस बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इस वजह से इनको कहा जाता है फिल्टर फीडर। पानी को फिल्टर करके उसका जो खाना है इसको खा लेते हैं और ये पानी को बाहर रिलीज कर देते हैं। तो ये पानी के अंदर ही मौजूद होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है एक्वाटिक फिल्टर फीडर्स का नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, तो ये नाम याद रखिएगा, पोरिफेरा, सब किंगडम पेराजुआ, और स्पंज कहा जाता है कॉमनली कॉल्ड स्पंज, और एक्वाटिक फिल्टर फीडर्स, क्योंकि ये पानी को साफ करने की एबिलिटी रखते हैं। अच्छा, उसके बाद इनकी बॉडी की जो सिमेट्री है, प्लेन, तो इनकी बॉडी को आप इरेगुलर बॉडी होती है। तो स्पंज की जो बॉडी होती है वो ज्यादातर क्या होती है? वो इरेगुलर होती है, जिस वजह से आप इसको किसी पर्टिकुलर प्लेन के अंदर कट नहीं कर सकते, इक्वलास में नहीं कट कर सकते। इसलिए इनको कहा जाता है, इनकी बॉडी प्लेन क्या है? असिमेट्रिकल, जिनकी कोई सिमेट्री मौजूद नहीं होती है, क्योंकि बॉडी इनकी इरेगुलर है। बॉडी इनकी क्या होती है? इरेगुलर। अच्छा जी, अब ये क्या करते हैं कि इनकी बॉडी के अंदर दो स्टेजेस आती हैं। एक आती है इनकी लार्वा स्टेज और दूसरी आती है इनकी एडल्ट स्टेज। तो ये जैसे ही लार्वा स्टेज के अंदर होते हैं तो ये पानी के अंदर मूव कर लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसलिए इनको कहते हैं लार्वा जो है ना इनका वो फ्री है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, फ्री स्विमिंग लार्वा है। इनकी बॉडी जो फर्स्ट स्टेज आती है जिसको कहते हैं लार्वा, वो लार्वा इनका जो होता है वो क्या होता है? मोटाइल होता है। लार्वा इनका क्या होगा? मोटाइल होगा। लेकिन जैसे लार्वा से ये दूसरी स्टेज की तरफ जाते हैं जिसको कहते हैं एडल्ट, जिस स्टेज को क्या कहते हैं? एडल्ट। एडल्ट के अंदर ये मूव नहीं कर सकते, इसलिए टर्म यूज करते हैं सीसाइल। तो ये सीसाइल का मतलब है नॉन मोटाइल, ये मूव नहीं करेंगे। तो पोरिफेरा वाले जो एनिमल्स हैं इनका लार्वा मोटाइल होता है, एक जगह से दूसरी जगह स्विमिंग करके जा सकता है। लेकिन एडल्ट जैसे ही हो जाते हैं फिर ये आसपास रॉक से या बॉटम के अंदर ये अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मूव नहीं करें, तो सीसाइल। तो ये कह सकते हैं इनकी एडल्ट स्टेज क्या है? ये एडल्ट क्या होते हैं? ये सीसाइल होते हैं। जो इनका लार्वा होता है फ्री स्विमिंग होता है। अच्छा, इनके लार्वा के लिए एक नाम यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं, एम्फीब्लास्टुला कहा जाता है इसके लार्वा। उसके बाद इनकी जो हैबिटाट का मतलब ये मोस्टली आपको कहाँ मिलते हैं? तो ये एक्वाटिक होते हैं। तो एक्वाटिक होने की वजह से आप कह सकते हैं ये पानी के अंदर है, लेकिन पानी में भी ज्यादातर ये कहाँ होते हैं? ये मेरीन वाटर के अंदर पाए जाते हैं, मोस्टली मेरीन। तो हैबिटाट का मतलब ये रेते का है।
मोस्टली क्या होते हैं, ये मेरीन होते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज जो है वो आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे। मेरीन वाटर वो जहां पर साल्ट प्रेजेंट होता है, और फ्रेश वाटर जहां पर साल्ट लो हो या ना होने के बराबर। तो यहाँ पर इनकी जो हैबिटाट है 150 टाइप फ्रेश वाटर में, अदर रिमेनिंग जो मोस्टली है वो कहाँ होती है, मेरीन वाटर में। तो ये इनके हो गए जनरल कैरेक्टर्स जो आपको हर स्पॉन्ज के साथ कनेक्ट करवाते हैं। अच्छा बेटे, उसके बाद इनके अगर हम बॉडी की बात करें, बॉडी स्ट्रक्चर, तो बॉडी में इनको कहा जाता है पोर बियरिंग एनिमल्स, क्योंकि मैंने कहा कि अगर आप इनकी बॉडी को इस तरह देखेंगे तो इनकी बॉडी के अंदर इस तरह का एक बड़ा सा पोर नजर, उस बड़े पोर को कहा जाता है ओस्क्यूलम। बड़े पोर को क्या कहते हैं हम लोग, ओस्क्यूलम। और इसके अलावा इनकी बॉडी के अंदर छोटे पोर और नजर आते हैं, यहाँ पे इनकी बॉडी में छोटे पोर और ऐसे नजर आते हैं बहुत सारे, ऐसे बॉडी में छोटे पोर नजर आते हैं। बॉडी के अंदर ये पूरी एक स्पंज की बॉडी, ठीक है। अब इसमें ये जो बीच वाली स्पेस है, बीच वाली जो जगह है, इसको कहते हैं कैविटी है, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी को स्पंज की है तो आप इसको स्पंजोसील कह सकते हैं। स्पंजोसील, सील का मतलब है कैविटी, स्पंज की ये जो बीच की कैविटी है। अब ये जो इसके साथ छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं, तो ये जो छोटे पोर्स है इनको कहा जाता है ओस्टिया। इन पोर्स को क्या नाम देते हैं हम लोग, इन पोर्स को कहते हैं ओस्टिया। और जो बड़ा पोर एक ही होगा जिसको क्या कहेंगे, ओस्क्यूलम। ओस्टिया के थ्रू क्या होता है, पानी इसके अंदर एंटर होगा। ओस्टिया के थ्रू कहाँ होगा, पानी इसकी बॉडी के अंदर जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि जैसे कि ये हमारे पास पोर, ये पानी के अंदर मौजूद है, यहाँ पर पानी मौजूद है। अब पानी कहाँ जाएगा, इस पोर के थ्रू जाएगा इसकी बॉडी की कैविटी के अंदर। तो बॉडी की कैविटी में जो पानी एंटर हो रहा है वो किस पोर्स के थ्रू हो रहा है, ओस्टिया। ओस्टिया एंट्री का काम कर रहा है। जैसे पानी अंदर चला जाएगा तो इस पानी के अंदर इसके फूड वूड वगैरह जो होता है, खाना वगैरह जो है, ये स्पंज उसको खाने को सारा खा लेते हैं फिल्टर करके। पानी जब फिल्टर हो जाता है तो पानी को वापस यहाँ से निकाल, पानी जो वापस बॉडी से बाहर रिमूव हो रहा है वो किसके थ्रू होगा, ओस्क्यूलम के थ्रू। तो इनकी बॉडी के अंदर दो तरह के पोर्स, एक छोटे पोर्स जिनको कहा जाता है ओस्टिया, और बड़े पोर को क्या कहा जाता है, एक ही होता है ओस्क्यूलम। ओस्क्यूलम जस्ट एक ही पोर होगा, ठीक है जी। देखिए बॉडी के स्ट्रक्चर में पहला पॉइंट ये था, पोर बियरिंग एनिमल्स, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर क्या मौजूद है, बॉडी कंटेन्स पोर्स। तो इनमें एक पोर होते हैं जिनको कहते हैं ओस्टिया, दूसरे हैं ओस्क्यूलम। ओस्टिया वो जिसके थ्रू पानी इंटर होगा, तो वाटर ड्राइन इनटू द सेंट्रल कैविटी, द स्पंजोसील। ये स्पंजोसील जो बॉडी कैविटी जिसमें पानी इंटर होगा वो ओस्टिया के थ्रू होगा। तो ये पानी की एंट्री का काम करते हैं, ठीक है जी। और दूसरा एक बड़ा पोर, यहाँ पर ये जो आपको बड़ा पोर नजर आ रहा है, जैसे पानी बाहर निकलेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, ओस्क्यूलम। ओस्क्यूलम एक ही बड़ा पोर होगा। तो वाटर फ्लोज आउट स्पंज थ्रू द ओस्क्यूलम, तो वाटर से बाहर निकलेगा, ठीक है जी। तो ये हो गया इनकी बॉडी को किस तरीके से पोर्स में बताया गया, बॉडी स्ट्रक्चर में पोर बियरिंग एनिमल्स पाया। ओके बच्चों, अच्छा जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अब इनकी बॉडी के अंदर दो लेयर्स, जो मैं आपको यहाँ पर डायग्राम में समझ, तो बॉडी इनकी दो लेयर्स की बनी हुई है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास स्पंज है, स्पंज की बॉडी से दो लेयर्स, दो लेयर में एक साइड वाली लेयर कौन है, एक लेयर ये वाली और एक लेयर ये वाली, यस। और इस तरीके से अब ये स्पंज की बॉडी है, अब ये स्पंज की बॉडी है, अंदर वाली ये कैविटी। अब ये स्पंज की आउटर लेयर, स्पंज क्या है, बॉडी की आउटर लेयर, और ये इसके अंदर क्या है, ये इनर लेयर। स्पंज की बॉडी की दो लेयर्स हैं, एक आउटर लेयर है और दूसरी कौन सी है, इनर लेयर। लिखा हुआ है द बॉडी ऑफ स्पंज कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स। तो बॉडी इनकी जो बनी हुई है कितनी लेयर्स की बनी हुई है, टू लेयर्स की। अच्छा, इनके बीच में फ्लूइड होगा, नॉन लिविंग फ्लूइड है जिसको हम क्या कहेंगे, मीसेनकाइम का नाम देंगे। इसके बीच में जो फ्लूइड होगा उस फ्लूइड को क्या नाम देंगे हम लोग, मीसेनकाइम का नाम देंगे, ठीक है बच्चों। एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। अब ये बात समझ में आ गई। अब इनके आउटर और इनर लेयर के नाम है जो आपको याद है। इनकी जो आउटर लेयर है उसको क्या कहा जाता है, पाइनोपोड्रम कहा जाता है। आउटर लेयर का नाम है पाइनोपोड्रम। अच्छा जी, जो इनर लेयर है इसके लिए स्पंज की, उसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉइनोड्रम का नाम देंगे। इसको हम क्या कहते हैं, कॉइनोड्रम, ये लिखा हो। अब ये मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। तो स्पंज की आउटर लेयर है उसका नाम क्या है, पाइनोपोड्रम, और इनर लेयर है उसका नाम क्या है, कॉइनोड्रम।
अब पाइनोकोड्रम जो बनी हुई है वो सेल से बनी हुई है, तो सेल का नाम होगा पाइनोसाइट्स, ठीक है, पाइनोकोसाइट्स, तो ये आपको याद रखना है। तो पाइनोकोड्रम आउटर लेयर है जो पाइनोकोसाइट्स लेयर सेल से बनी हुई है, और क्वाइनोड्रम इनर लेयर है जो क्वाइनोसाइट सेल से बनी है, ठीक है बच्चों। अब ये इनकी हो गई लेयर की बात। अब ये जो क्वाइनोकोसाइट्स होते हैं जो आउटर लेयर बनाने का काम करते होते हैं, ये बिल्कुल एपिथेलियल सेल्स कहा जाता है, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, बिल्कुल इस तरीके बिल्कुल इस तरह। और दूसरे जो इसके अंदर वाले सेल है जो क्वाइनोड्रम को बनाएंगे, इनर लेयर को बनाएंगे, क्वाइनोसाइट्स, इनके पास फ्लैजिला होता है, इसलिए इनको कहते हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स। ये 2 पॉइंट यहाँ पर याद रखिए। अब यहाँ आपको इनकी जो रियल बॉडी है उस तरीके से आपको यहाँ पर, अब ये स्पंज की बॉडी, ये जो स्पंज की बॉडी है जो आपको नजर आ रही है, अब इसी की बॉडी के अंदर ये देखिए ये बड़ा पोर, ये वाला इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, ऑस्क्यूलम कह रहे हैं। बड़ी पोर को क्या कह रहे हैं, ये बड़ा पोर, इसको कहते हैं ऑस्क्यूलम, ठीक है। और इसकी बॉडी में ये देखिए छोटे छोटे पोर नजर आ रहे हैं, ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं इनको क्या कहा जाता है, ओस्टिया कहा जाता है, इनको क्या कहेंगे हम लोग, ओस्टिया, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब ये बीच वाली कैविटी है, इस कैविटी का नाम क्या है, सेंट्रल कैविटी, जिसको क्या नाम दिया तुमने, स्पंजोसील का नाम दिया। ये सेंट्रल कैविटी था, स्पंजोसील, ये सेंट्रल कैविटी। अब पानी देखें इसके अंदर एंटर हो रहा है, ये पोर्स के थ्रू पानी अंदर आ रहा है, जैसे अंदर आएगा तो ये फ्लैजिला इसके अंदर मौजूद है, क्वाइनोसाइट सेल के फ्लैजिला है, ये फूड को ले लेंगे, बाकी जो पानी होगा फिल्टर करके इसको पानी को यहाँ से बाहर निकाल। तो वाटर आउट किसके थ्रू होगा, ऑस्क्यूलम के थ्रू, वाटर इन किसके थ्रू होगा, ओस्टिया के थ्रू, ठीक है बच्चों। अब इन्हीं के अंदर जो ये 2 लेयर्स हैं उनको यहाँ दिखाया हुआ। अब इसकी ये जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, अगर आप बात करें ये वाली लेयर, ये वाली, ये आउटर लेयर, ये फ्लैट सेल से बनी हुई आउटर लेयर, ये जो लेयर सेल हैं ये एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है बच्चों। और उसके अलावा ये आपको जो सेल नजर आ रहा है, ये वाले सेल जो है ये नजर, इनको क्वाइनोसाइट्स कहा जाता है, जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये क्वाइनोसाइट्स का सेल, ठीक है। एपिथेलियल सेल जो है ये फ्लैट सेल है, तो इनमें ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा जी, अब देखें बीच में आपको स्पेस नजर आ रही है, ये वाली, ये जो स्पेस नजर आ रही है, बीच में आपको एमोबा की तरह सेल नजर आ रही है, ये वाले सेल, ये इन सेल्स को कहा जाता है एमोबॉइड सेल। ये आपको मीजनकाइम के बीच में मिलेंगे। इन सेल का काम होता है न्यूट्रिएंट्स वगैरह को कह सकते हैं, डाइजेशन वगैरह में भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये रिप्रोडक्शन में काम करते हैं। एमोबॉइड सेल किस में काम करते हैं, ये रिप्रोडक्शन में काम करते हैं, फूड को डिस्ट्रीब्यूट में काम करते हैं। उसके अलावा ये एमोबॉइड सेल जो है ना, इसका स्केलेटन बनाने में काम करते हैं। तो स्केलेटन जो बना होता है इस पोलिफ्रा का, ठीक है, वो स्पाइक्यूल्स का बना होगा, ठीक है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये इसके बीच में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जिसको कहते हैं स्पाइक्यूल्स, तो ये स्केलेटन है, इनका क्या है, स्केलेटन। और स्केलेटन को बनाने के लिए भी एमोबॉइड सेल क्या करते हैं, ये सीक्रेट करते हैं प्रोटीन से, कुछ कैल्शियम के ये बने हुए स्पाइक्यूल्स को ये सीक्रेट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम अगर बात करें कि ये जो क्वाइनोसाइट सेल हैं जिनमें ये आपको एक सेल नजर आएगा, तो इन सेल का ये न्यूक्लियस नजर आ रहा है, इस सेल के साथ ये एमोबॉइड सेल अटैच है जो यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इस एमोबॉइड सेल के साथ इसको कॉलर सेल भी कहा जाता है। क्वाइनोसाइट्स को जो एमोबॉइड सेल के साथ अटैच है जो इनर लेयर बनाएंगे, क्वाइनोसाइट्स जो है ये इनर लेयर बनाने का काम करते हैं, जिसको कॉलर सेल भी कहते हैं। कॉलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके साथ ये वाला कॉलर अटैच है और इस कॉलर के अंदर फ्लैजिला होती है, ये वाला। अब फ्लैजिला की अरेंजमेंट आपने अगर सेल वाले चैप्टर में पढ़ी हुई है तो यूकैरियोटिक फ्लैजिला की अरेंजमेंट जो होती है वो 9+2 अरेंजमेंट है, 9+2 अरेंजमेंट। तो ये देखिए, ये आपको इस तरह रिंग में डबल दो ट्यूब्स मिल रही है। इस तरह की ये डबल रिंग्स, ये जो डबल ट्यूब होंगी, दो ट्यूब को मिलाकर ये डबलेट जो है ना, ये 9 होंगी टोटल, और बीच में एक और ये दो अलग पड़ी। तो 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं इसको। यूकैरियोटिक फ्लैजिला के अंदर ये मौजूद है, क्योंकि ये स्पंज यूकैरियोटिक है तो इसके अंदर ये मौजूद है। अच्छा, अब ये क्वाइनोसाइट्स के अंदर ये जो फ्लैजिला है ये फूड वगैरह को अंदर पानी को फिल्टर करेगा, पानी से फूड वगैरह होगा उसको निकाल लेगा, बाकी वाटर को जैसे बाहर से यहाँ से रिमूव कर देगा। ये इसकी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत चीजें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अच्छा जी, उसके बाद इनके अंदर इसका स्केलेटन जो है आपको याद रखना है, पोलिफ्रा का एंडोस्केलेटन है जिसके अंदर स्पाइक्यूल्स जो मैंने भी डायग्राम में दिखाए हैं। अच्छा जी, और स्पाइक्यूल्स जो बने होते हैं किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के हो सकते हैं, या फिर सिलिका के बने होते हैं, या प्रोटीन के बने होते हैं। ये किस्म के केमिकल्स या कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका के हो सकते हैं, या प्रोटीन के हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये स्केलेटन की बात हो रही है। अच्छा जी, तो बाथ स्पॉन्ज जो घर के अंदर नहाने के दौरान इस्तेमाल करते हैं स्किन वगैरह को वॉश करने के लिए, तो वो ज्यादातर जो यूज वो जो बनी होती है उसके अंदर जो स्केलेटन होता है वो कौन सा होता है, वो प्रोटीन्स का बना, प्रोटीनियस स्केलेटन।
ठीक है जी, मैं आपको अपडेट बता देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है रिप्रोडक्शन है स्पंज। अच्छा, अब ये जो रिप्रोडक्शन है स्पंजेस के अंदर, स्पंज जो है ये रिप्रोड्यूस किस तरह से होती है। तो स्पंज के अंदर जो रिप्रोडक्शन है, एक तो ये असेक्सुअल के तरीके से होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बर्डिंग का मतलब है, देखिए ये फॉर एग्जांपल कोई एक स्पंज, ये किस्म की कोई स्पंज, तो बर्डिंग में क्या होगा, ये स्पंज इस तरह से क्या करेगी, एक छोटी सी आउटग्रोथ प्रोड्यूस करती है। अब ये आउटग्रोथ कुछ टाइम के बाद ये से सेपरेट हो गई यहाँ पर, और जब सेपरेट हो जाएगी तो अब ये बॉटम के साथ अब ये ग्रो करना शुरू कर देगी। अब देखिए ये इसका पार्ट था इस स्पंज का, तो ये थोड़ा सा ग्रोथ हुई, इस ग्रोथ को कहते हैं आउट ग्रोथ। जो आउट ग्रोथ है इसको हम नाम देंगे बड। ये बड जब सेपरेट हो जाएगा इस स्पंज से, तो अब ये न्यू स्पंज बन जाएगा। ये क्या बन जाएगी, न्यू स्पंज। एक तो बर्डिंग है, दूसरा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है अगर स्पंज का ये बॉडी का पार्ट कट हो जाए और ये गिर जाता है बॉटम के अंदर, इसको न्यूट्रिएंट्स मिलती है तो ये वापस ग्रो कर देगा। तीसरा जो है ये गेम्यूल्स। गेम्यूल्स में क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो उसमें स्पंज की बॉडी के कुछ सेल जो हैं वो गेम्यूल्स बनाते हैं। गेम्यूल्स में क्या है कि इनकी बॉडी के अंदर एक सेल होते हैं जिनको कहा जाता है आर्कियोसाइट्स, ये वाले सेल। तो देखिए ये आपको जो सेल नजर आ रही है, बहुत सारे आर्कियोसाइट्स इसके अंदर नजर आ रहे हैं, ये ग्रुप बन चुके। अब ये आर्कियोसाइट सेल जो है जिनके अंदर एबिलिटी होती है ये डिवाइड हो सकती है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये इस तरह के कलेक्ट हो जाते हैं और फिर इसके ऊपर मेम्ब्रेन आ जाती है। ठीक है, बाकी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन आ जाती है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। फिर जब ये फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये गेम्यूल एक न्यू स्पंज के अंदर डेवलप हो जाएगा, एक न्यू पोरिफेरा बन जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही होगा, मेल और फीमेल गेमेट्स प्रोड्यूस करेंगे और फर्टिलाइजेशन होगी और जाइगोट बनेगा और स्पंज बन जाएगी। तो इसमें मोस्टली जो ये स्पंज होती है वो हेर्मोफ्रोडाइट होती है। हेर्मोफ्रोडाइट का मतलब है जिसमें एक ही स्पंज, जैसे एक ये स्पंज है, ये एक स्पंज है, एक ही स्पंज है, तो एक ही स्पंज के पास मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो, मतलब स्पर्म और एक ही स्पंज प्रोड्यूस करे, उसको कहेंगे हेर्मोफ्रोडाइट। कुछ ऐसी है जिनमें स्पंज का मेल पार्ट अलग होगा और फीमेल अलग होगा। ठीक है जी, तो अलग होगा तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हेट्रोफ्रोडाइट का नाम देंगे, हेट्रोफ्रोडाइट का नाम देंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये गेमेट्स जो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म या एग, वो कौन बनाता है, एमोबॉयसाइट्स, जो सेल अभी हमने जिसके स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था, जो एमोबॉयड सेल थे, एमोबा की तरह नजर आ रहे, तो ये गेमेट्स प्रोड्यूस करने का काम है। तो एमोबॉयड सेल का फूड डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम है, स्केलेटन बनाने का भी काम। अच्छा बच्चों, उसके बाद इसकी हमारे पास है एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस के हिसाब से कि ये कहां से इवॉल्व हुई। स्पंज एवॉल्व कॉलोनियल फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट, एक किस्म के प्रोटिस्ट थे जो सिंगल सेल वाले थे लेकिन वो कॉलोनी बना कर रहते थे और उनके पास फ्लैजिला मौजूद था। जैसे इस तरह के ये सेल थे, ये कॉलोनी बना कर रहते थे, उनके पास क्या मौजूद है, इस तरह का फ्लैजिला मौजूद था। फ्लैजिला मौजूद होने की वजह से ये कॉइनोसाइट्स ग्रुप में बन रहते थे। अब वो कॉलोनियल फ्लैजिलेटेड मिलकर अब ये बताया जाता है कि भाई ये जो सेल वाला जो ग्रुप था कॉलोनियल, अब ये कन्वर्ट हो गया स्पंज के अंदर। स्पंज के अंदर एक किस्म की जो सेल है जिसको कहा जाता है क्वाइनोफ्लैजिलेट सेल। इससे आइडिया लगता है कि ये यहाँ से इवॉल्व, कॉलोनियल फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट से इवॉल्व हुए। कब इवॉल्व हुए, 700 मिलियन ईयर्स एगो ये मौजूद होते थे कॉलोनियल फ्लैजिलेटेड सेल्स। ठीक है जी, इस वजह से ये आजकल जो स्पंज है या पोरिफेरा फाइलम के जो एनिमल्स हैं ये रिलेशनशिप रखते हैं या रिलेटेड होते हैं किससे, कॉलोनियल फ्लैजिलेटेड से। अच्छा देखें, एक ग्रुप के बारे में पढ़ा था कि भाई ये जो है ये हमारे पास पोरिफेरा जो है ये पेराजोआ में आते हैं, टिश्यू नहीं है। तो जब इनमें टिश्यू नहीं है तो बॉडी का कोई सिस्टम इनके अंदर काम नहीं करेगा, ना इनके अंदर है तो नो सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम एब्सेंट है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एब्सेंट है, नर्वस सिस्टम एब्सेंट है। बॉडी का कोई सिस्टम नहीं है, ना कोई ऑर्गन। तो डाइजेशन कैसे करते हैं, डाइजेशन ये फूड को बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, फिर वो फूड जाता है सेल के अंदर और वो डाइजेस्ट करते हैं। इनमें जो डाइजेशन होती है वो कहाँ होगी, लिखा हुआ है विच मेक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, नो डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेशन क्या होगी, सेल के अंदर होती है, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन जो एंजाइम की मदद से होगी, इसकी मदद से होगी, एंजाइम की मदद से। रेस्पिरेटरी सिस्टम है नहीं, तो पानी के अंदर जो रहते हैं तो ये गैसेज एक्सचेंज जो करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, डिफ्यूजन के थ्रू करेंगे। तो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैसेज मूव करेंगी। इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है तो गैसेज एक्सचेंज जो करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, डिफ्यूजन के थ्रू करेंगे। अब बॉडी का जो वेस्ट बनता है एक्सक्रीशन, जो अमोनिया या नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो भी होगा,
इनके पास कोई ऐसा ऑर्गन नहीं, सिस्टम ही नहीं, तो वो भी किसके थ्रू रिमूव करेंगे, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट नाइट्रोजन का बना, वो भी जो रिमूव करेंगे किसके थ्रू करेंगे, वो भी डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी से रिमूव करेंगे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इनके अंदर मौजूद नहीं, डिफ्यूजन सफिशिएंट फॉर ट्रांसपोर्ट विद इन द, तो ये भी डिफ्यूजन के थ्रू करेंगे। बॉडी के अंदर जो गैसेस की ट्रांसपोर्ट करनी है, न्यूट्रिएंट्स की जो ट्रांसपोर्ट करनी है, वो किसके थ्रू करेंगे, डिफ्यूजन के थ्रू। नर्वस सिस्टम नहीं है, स्पंज लेक में नर्वस सिस्टम नहीं है, तो कोई कोऑर्डिनेशन ऐसी नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन जो होगी वो केमिकल्स के थ्रू होगी, ठीक है, जिसमें हार्मोन्स वगैरह हो सकती है, न्यूरॉन वगैरह इनमें एब्सेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है, न्यूरॉन्स नहीं होते हैं नर्वस। अच्छा बच्चों, उसके बाद आती है इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे, ये यूज होते हैं बाथिंग के अंदर, वॉशिंग के अंदर, क्योंकि इनके अंदर फ्लूइड एब्जॉर्बिंग एबिलिटी। वॉशिंग और कैसे, जैसे आपने ये वाला स्ट्रक्चर देखा होगा कभी इस तरह के, तो घर के अंदर ये बाथिंग के अंदर या वॉशिंग के अंदर यूज किया जाता है। आपको जो डायग्राम में नजर आ रही है, स्किन वगैरह को रब करने के लिए या बर्तन वगैरह धोने के लिए। कभी कभार ये जो पॉलिश वगैरह जो होती है हमारे पास, जो शूज वगैरह पॉलिश करते हैं स्क्रबिंग के लिए, उसका भी स्ट्रक्चर इस तरह का है। तो दरअसल वो सारी चीजें स्पंज की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, स्पंज। इसके अलावा इनको हॉस्पिटल्स में भी यूज किया जाता है, ऑपरेशन और सर्जरी के दौरान। तो ये आपको देखें किस पीस नजर आ रहा है, ये आपको कपास की तरह नजर आ रहा है। ये हो सकता है आपने देखा भी हो, ये सर्जरी में, और जब कोई एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाता है तो उस वक्त ये ब्लड वगैरह साफ करने को या पट्टी जो है बैंडेजेस वगैरह करने में ये काम कर रहा है। तो ये हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज किया जाता है। और कुछ ऐसे स्पंज होते हैं जिनको साउंड एब्जॉर्प्शन एबिलिटी होने की वजह से बिल्डिंग्स में, रूम्स में, कार वगैरह इनमें लगाया जाता है, ठीक है, विंडोज वगैरह जो है घर की, तो ताकि साउंड अंदर ना आए और अंदर वाला साउंड बाहर ना आए, इस साउंड एब्जॉर्प्शन एबिलिटी में ये इसकी हो गई इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस। अब ये तीन इसके एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने, साइकोन, यूप्लेक्टिला और स्पॉन्जिला। साइकोन ये आपको डायग्राम नजर आ रहा है, ये साइकोन की डायग्राम है, इसमें देखें आपको नजर आ रहा है। ये यूप्लेक्टिला की है, इतना अच्छा लग रहा है, ठीक है जी, व्हाइटिश टाइप के होते हैं थोड़े बहुत, ये यूप्लेक्टिला है। और उसके अलावा ये आपको जो ग्रीन नजर आएगा ये स्पॉन्जिला है। तो तीन डायग्राम नजर आ गए हैं आपको। एमसीक्यूज के हिसाब से सिर्फ नाम याद रखें, साइकोन, यूप्लेक्टिला और स्पॉन्जिला। ये बिलोंग फ्रॉम पोरिफेरा। ये तीनों एनिमल्स किससे बिलोंग करते हैं, फाइलम पोरिफेरा से बिलोंग, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो इनके अंदर जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ये चीज भी है कि इनको मास्टर फिल्टर फीडर भी कहा जाता है। फाइलम पोरिफेरा के जो एनिमल्स हैं इनके अंदर एबिलिटी है कि ये फ्लूइड एब्जॉर्बिंग एबिलिटी होने की वजह से ये क्या करते हैं, जो पानी है उसको बॉडी के अंदर इंटर करते हैं और पानी के अंदर जो भी चीजें उसको ये फिल्टर कर देते हैं। तो इसमें कहीं ये भी कहा जाता है भाई अगर बास्केटबॉल साइज का अगर ये स्पंज है, आप उसको किसी एक पूल के अंदर छोड़ देते हैं तो एक दिन के अंदर सारे पूल के पानी को क्या कर सकता है, क्लीन कर सकता है। उसके अलावा इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में कुछ ये भी चीजें हम पढ़ते हैं कि इनकी बॉडी के अंदर से कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं, वो ये यूज करते हैं अपनी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि आसपास के जो प्रेडेटर वगैरह इनको नुकसान ना पहुंचे। तो उन केमिकल्स को अभी निकाल कर साइंटिस्ट ने चेक किया, डिटेक्ट किया कि वो एज ए यूज हो सकते हैं डिजीज ट्रीटमेंट के अंदर, जैसे एड्स, HIV को ठीक करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया फाइलम पोरिफेरा के बारे में इसकी ओवरऑल डिटेल। नेक्स्ट फाइलम अगर आप चाहते हैं कमेंट कर दीजिएगा, आई विल अपलोड इट्स। थैंक यू बच्चों।